राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली, जहां नगर निगम का चुनाव 4 दिसंबर को होने जा रहा है। आज 30 नवंबर है। यह 2022 का नवंबर, 1 महीने बच गए हैं 2022 के। कल से दिसंबर की शुरुआत और नगर निगम के चुनाव के बच जाएंगे कल से चौथे दिन। 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव होना है और 4 तारीख को जब नगर निगम का चुनाव होगा, मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो उन्हें 5 वर्षों तक अपनी समस्या का निराकरण कैसे होगा, इसके लिए उम्मीदवार का चयन उन्हें करना है। सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और जीत के भी दावे साथ कर रहे हैं, लेकिन मतदाताओं को पता है कि उनके निगम क्षेत्र में किस पार्टी द्वारा क्या काम किया गया और पार्टियों द्वारा जो उम्मीदवार उनके बीच में दिए गए हैं उन उम्मीदवारों की स्थिति कमोबेश क्या है वे अच्छी तरीके से जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में एक सत्ता बदलने के लिए एक नई दल आई, आम आदमी पार्टी। दिल्ली वासियों ने भरोसा किया आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि वह अन्ना आंदोलन की उपज थी। अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन था और उस आंदोलन की कोख से एक पार्टी का उदय हुआ जो आम आदमी के दुख दर्द को समझकर उसके निदान के दावे के साथ राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। उसका नेतृत्व एक IRS अफसर ने शुरू किया और आज दिल्ली की जनता उन्हें लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुन रही है और उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का भविष्य बदलेगा। लेकिन नगर निगम के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया है, उससे दिल्ली के मतदाताओं में एक गलत संदेश गया है और इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मतदाता लगातार अरविंद केजरीवाल के साथ सभी विधानसभा चुनावों में खड़ी रही है और लाख विरोध के बाद, लाख तरह तरह के लुभावने वादों के बाद भी दिल्ली के मतदाता सभी चीज़ों को दरकिनार कर अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया ही नहीं, बल्कि दोनों हाथों से अपना समर्थन देने का काम किया है। विगत निगम के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की हार इसीलिए हुई थी क्योंकि उम्मीदवारों का चयन सही ढंग से नहीं किया गया था। उस वक्त भी दिल्ली के मतदाता नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को बहुमत देना चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि आम आदमी पार्टी सही, सशक्त और लोकप्रिय युवा को अपना प्रत्याशी बनाने का काम करेगा। लेकिन विगत चुनाव में भी टिकट बंटवारे के समय वे तमाम मापदंड नहीं अपनाए गए जो जनता चाह रही थी और परिणाम क्या हुआ था यह किसी से छुपी हुई नहीं है। इस बार भी दिल्ली के मतदाता यह चाह रहे थे कि दिल्ली में निगम में सत्ता परिवर्तन वो करेंगे, क्योंकि कांग्रेस
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहीं नजर नहीं आ रहा और भाजपा के निगम पार्षदों से सभी करीब करीब सभी क्षेत्रों में स्थिति कमोवेश निगम पार्षदों से मतदाताओं की नाराजगी थी। कई निगम पार्षद रात दिन मेहनत भी किए हैं और उस क्षेत्र में भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है। अवतार सिंह जो मेयर रह चुके हैं उनकी स्थिति अपने निगम क्षेत्र में काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। वहीं योगेश वर्मा की भी स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत बताई जा रही है। ऐसे कई प्रत्याशी हैं निगम के चुनाव में भाजपा के जिनकी जीत के दावे वहाँ के मतदाता कर रहे हैं, क्योंकि वे निगम पार्षद लगातार अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़े रहे, उनके दुख सुख में शरीक होते रहे और पार्टी के हित में, निगम के हित में और क्षेत्र के हित में काम करते रहे। ऐसे 1 दर्जन से अधिक भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनकी जीत के दावे मतदाता कर रहे हैं और उन्होंने काम किया है, इसके प्रमाण भी सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और मीडिया को दिखा रहे हैं। तो जिन क्षेत्रों में भाजपा के निगम पार्षदों ने काम किया उनकी जीत सुनिश्चित बताई जा रही है, लेकिन जिन निगम पार्षदों ने चुनाव में टिकट मिलने के बाद जनता द्वारा भरोसा दिए जाने के बाद उन्हें चुनने के बाद वे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे, क्षेत्र की जनता का ख्याल नहीं किया, क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनके क्षेत्रों में प्रति लिंटर रेट बढ़ गए और काफ़ी परेशानी का सामना मतदाताओं को करना पड़ा। उनमें से अधिकांश निगम पार्षदों का टिकट भाजपा ने काट दिया और नए प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का काम किया है, लेकिन मतदाताओं के बीच में जो प्रभाव पड़नी चाहिए वो पड़ती अब तक नज़र नहीं आ रही है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम आपको आज यह बताएं कि आम आदमी पार्टी से जो भरोसा था वो भरोसा मतदाताओं का टूटता दिल्ली में नज़र आ रहा है। ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चाहे वह गुजरात में हो चाहे वह दिल्ली में हो, जब कभी भी मीडिया के सामने में आते हैं तो वो 250 में से 230 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। उनका दावा करने का तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत में स्थिति ये है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, उदास है। उम्मीदवारों के कारण पार्टी ने जिन लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है उनमें से अधिकांश उम्मीदवार या तो दागी हैं या क्षेत्र में उनका कोई प्रभाव नहीं है या वो सही ढंग से मतदाताओं से ना तो मिल रहे हैं ना अपनी बात कह रहे हैं, जिससे मतदाताओं का झुकाव उनकी ओर बने। सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो स्वच्छ राजनीति की बात कर रही थी, जो सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही थी, वह पिछड़ गई टिकट बंटवारे के समय और उसने 45 दागी को टिकट देने का काम किया, जिन 45 दागी में से कई के ऊपर हत्या के मामले, कई पर हत्या के प्रयास के मामले चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए था पार्टी को, क्योंकि इससे पार्टी की छवि खराब होती है। अभी एक समय है छोटा सा ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम आएंगे और आपको बताएंगे जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव जो अब मात्र 4 दिन बच गया है और 4 दिनों के बाद मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग कर दिल्ली के नए भविष्य, निगम के नए भविष्य को तय करना है, वह किस ओर जा रहे हैं, उनका झुकाव
क्या हो रहा है। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रेया फर्निशिंग, यूनिट ऑफ निर्मल्स। सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाते समय में जो 45 दागियों को, जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी को भी आम आदमी पार्टी ने टिकट देने का काम किया। 45 प्रत्याशी इस प्रकार से उम्मीदवार जो है सो दागी आम आदमी पार्टी ने उतारा है। भाजपा ने भी 27 दागियों को टिकट दिया है और कांग्रेस ने भी 25 दागियों को टिकट देने का काम किया है। पूरे नगर निगम के चुनाव पर अगर आप नजर डालें, जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े किए गए हैं, वो टोटल प्रत्याशी जो 1300 से अधिक हैं, उनमें से 60 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो निरक्षर हैं, जिनको अक्षर का दर्शन ही नहीं हुआ। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इस तरीके की मानसिकता के साथ किसी भी निगम का चुनाव हो तो मतदाता क्या करे? दागी को चुने, निरीक्षर को चुने, किसको चुने? क्या यह पार्टियों का नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता कि वह मतदाताओं के सामने साफ सुथरे छवि वाले पढ़े लिखे लोगों को चुनाव मैदान में लेकर आए? हम आपसे कल बात करेंगे अन्य विषय पर और हम आपको बताएंगे जो कि दिल्ली के सबसे वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान रखने वाला मोती नगर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है, यहाँ जो प्रत्याशी विभिन्न दलों द्वारा खड़े किए गए हैं उनकी क्या स्थिति चल रही है। इसी प्रकार से एक दूसरा विधानसभा क्षेत्र है कृष्णा नगर, वो भी एक वीआईपी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके ऊपर मतदाताओं की नहीं संपूर्ण दिल्ली की नज़र टिकी हुई है। हम इन सभी बातों को कल आपके सामने लेकर के आएंगे और आपको बताएंगे कि नगर निगम का यह जो चुनाव है यह किस ओर जा रहा है और मतदाताओं के मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, मतदाता किस सवाल का जवाब खोज रहे हैं और वो जवाब उन्हें मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। वे 4 तारीख को मतदान करेंगे तो किस विषय पर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति ने हरियाणा राजभवन में आशा वर्कर, महिला खिलाड़ियों और ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात की। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सराहना की। हरियाणा राजभवन में हुए संवाद कार्यक्रम में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हरियाणा की बेटियों का दम पूरी दुनिया ने देखा है। बता दें कि इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहे हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं।
लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है, महिलाएं कमजोर नहीं है। इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा, परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज के व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना पड़ता है। इसीलिए वो ज़्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, उनको कमज़ोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात में हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति में कतई विश्वास नहीं है। भाजपा सभी वर्गों के लिए बिना भेदभाव के काम करती है। राजनाथ ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिस्टम में ऐसा बदलाव लाए हैं कि आज ऊपर से गरीबों के लिए जो पैसा चलता है तो वह उनके पास से पूरा का पूरा पहुंचता है। करप्शन को घटाना और उसे जड़ से उखाड़ फेंकना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सवाल है, वह अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी सबसे अधिक किसी राजनीतिक पार्टी ने पैदा की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है। जो भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है, उस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने इस देश में स्वीकार किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। जो हम लोगों ने कहा उस काम को किया। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब से उन्होंने शासन की बागडोर 2014 से अपने हाथों में संभाली है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर यह सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से मतों से विजय दिलाएगी। हिम्मत और साहस का जहां तक प्रश्न है, एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले उस व्यक्ति को जिसे कोई निर्णय लेना पड़ता है, उसके अंदर साहस भी चाहिए। वह हमारे प्रधानमंत्री के अंदर है। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया कि आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। करप्शन को रूट आउट करना, करप्शन को मिनिमाइज करना, यह केवल भाषण देकर नहीं किया जा सकता है। करप्शन को मिनिमाइज करना है, करप्शन को रूट आउट करना है तो उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा और इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भारत आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री ने जो पहल की है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाने का हमको अवसर मिला है। सारा देश ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा सारी दुनिया इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा बढ़ा है। जहां तक गुजरात के चुनाव का प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात अब तक के जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं, इस बार के चुनाव में सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश की जनता को ऊर्जा क्षेत्र के 15,871 से ज्यादा करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के कार्य का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि अब देश में 1 नेशन 1 टैरिफ बिजली का रेट लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में जो बिजली दी जा रही है वह काफी महंगी है। केंद्र सरकार को देश के हर नागरिक का कल्याण करना है तो हर राज्य को एक दर पर बिजली मुहैया कराए। बहुत खुशी
बात है। आज मैं ऊर्जा विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप जान ही रहे हैं कि हर घर बिजली तो 2018 में ही पहुंचा दिया गया 25 अक्टूबर को, और पूरे तौर पर जो पहले इनको काम करने का मौका मिला हमको मिला तो उस समय था विद्युत की आपूर्ति मात्र 700 मेगावाट था उस समय। अब बढ़ करके हो गया है, आप समझ लीजिए कि 6,738 मेगावाट की अब आपूर्ति हो रही है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजली पहुंचाया जा रहा है। और एक बात तो हमको कितना महंगा बिजली मिलता है, तो अगर पूरे देश में हम तो यही चाहेंगे, अगर केंद्र सरकार को जरा सा भी पूरे देश की चिंता, अगर वो समझ रहा है कि पूरा देश एक है और विकास पूरे देश का होना है और देश के हर नागरिक के कल्याण का काम करना है, हर इलाके के कल्याण का काम करना है, तो अलग अलग फर्क क्यों रखते हैं? सारा काम तो केंद्र का है, वहीं से बिजली सबको आप दे रहे हैं, आप ही आपूर्ति करवा रहे हैं, तो कम से कम हर जगह के लिए, हर पूरे देश के लिए एक ही तरह का रेट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित विभिन्न राज्यों के 2 दिवसीय तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विभिन्न आपदाओं से बचाव के लिए सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाए जाने की जरूरत बताई। आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर बल देते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर लोगों को ये पता होगा कि बाढ़, भूकंप, आकाशीय बिजली, अग्निकांड जैसे समय में कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए तो निश्चित ही बड़ी जनहानि से बचा जा सकता है। 2 दिवसीय यह क्षेत्रीय सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सम्मेलन आयोजित हो रहा है और देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देश के अंदर एक बड़े राज्यों में होने के कारण उत्तर प्रदेश के सामने आपदा से संबंधित चुनौतियां भी उसी प्रकार की है। मेरा यह मानना है कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाए, बचाव के उचित उपाय किए जाएं, तो आपदा से होने वाले किसी भी नुकसान को न्यूनतम लाने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को ध्यान में रख करके एनडीएमए को और सक्रिय करते हुए एक अच्छी शुरुआत की है। उनकी अच्छी ट्रेनिंग तो हो ही, साथ साथ जनपद स्तर पर आपदा मित्रों की तैनाती भी हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर कार्य किया जा सकता है। जैसे आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं, बाढ़ जैसी आपदा, ऐसा नहीं कि उसको नियंत्रित न किया जा सकता। कुछ तो वास्तव में प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित भी हैं। अगर नदी के कैचमेंट एरिया में अनावश्यक बस्तियां बसेंगी तो आपदा अपना विकराल रूप धारण करेगी ही करेगी। लेकिन अगर हमने ईमानदारी के साथ उस आपदा पर नियंत्रण करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए तो उस पर नियंत्रण भी संभव है। प्रकृति और परमात्मा की कृपा का प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 2 महीने के अंतराल में अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है। मैं विगत वर्ष भी देख रहा था, इस वर्ष भी देख रहा था। विगत वर्ष पहले हमारे उत्तर से जुड़े हुए जनपदों में बाढ़ आई थी, जो नेपाल से सटे हुए जनपद हैं, और उसके बाद फिर गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ उन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यूपी के अंदर कार्य कर रही है। एनडीआरएफ वाराणसी और गाजियाबाद में काम कर रही है। एसडीआरएफ की 3 बटालियन हम लोगों ने 2017 में गठित की थी और उनकी अच्छी ट्रेनिंग देने के साथ ही उस कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाया गया है। पीएससी की 17 ऐसी कंपनियां हम लोगों ने गठित की हैं जो फ्लड यूनिट के रूप में और आपदा के समय में कहीं भी राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और वह भी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। इन 2 दिनों के अंदर किसी एक ठोस निष्कर्ष पर पहुंच करके किसी भी प्रकार की आपदा से होने वाले जन और धन की हानि को न्यूनतम और फिर 0 स्तर तक पहुंचाने में आप किसी एक निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचेंगे और उसका व्यापक लाभ आने वाले समय में देश को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ इस 2 दिवसीय क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को अपने राज्य से अहमदाबाद में 25,000 शून्य बिजली बिल लेकर आए।
और कहा कि अगर गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सत्ता आती है तो गुजरात के लोगों को इसी तरह के बिल मिलेंगे। भगवंत मान ने यहां के एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में 75 लाख घरों में से 61 लाख को शून्य बिजली बिल प्राप्त हुआ है, जो आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि वे जो कहती है करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में वादा किया था बिजली फ्री करने का, तब भी कह रहे थे कुछ विरोधी पार्टियों वाले कैसे हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में हो गई। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि पंजाब में भी हम बिजली फ्री करेंगे और ये हमारी गारंटी है। तब भी जो विपक्ष था वो कह रहा था पैसे कहाँ से आएंगे, ये वो। हम गुजरात में भी यही कह रहे हैं, 1 मार्च से गुजरात के लोगों की बिजली मुफ्त कर देंगे, तो भी कहा जा रहा है ये फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। मैं आज वो बिल लेके आया हूँ आपके सामने, जो देश में अभी तक पहले हुआ नहीं। 8 महीने की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है, हमने कहा था हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 100 मोहल्ला क्लिनिक हमने 15 अगस्त तक जनतक कर दिए। वो चल रहे हैं, लाखों लोग उसमें इलाज करा रहे हैं। सरकार का काम है टैक्स लेना और टैक्स को जनता पर ही लगा देना, बिजली के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, सड़कों के रूप में, कॉलेजों के रूप में, मोहल्ला क्लिनिकों के रूप में। 16 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं पंजाब में, 9 पहले ही बने हुए हैं, 23 जिले हैं, 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। तो मेडिकल हब बनाएंगे पंजाब को हम। तो गुजरात के 6.5 करोड़ गुजराती जो हैं वो परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं। जितना माहौल मैंने देखा है रोड शो में जाके, बिल्कुल ऐसा माहौल का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 8 महीने पहले पंजाब में ऐसे ही था, लोग अपने आप बाहर आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ मिलाते थे, फूल डालते थे गाड़ी पर, बिल्कुल सेम है। तो 27 साल पुरानी जो चक्की है, जो जनता को महंगाई की चक्की पीस रही है, गरीबी की चक्की पीस रही है, बेरोजगारी की चक्की पीस रही है, उस चक्की को बदलने के लिए लोग तैयार हैं, उखाड़ कर फेंकने को तैयार हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी बुधवार को अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए दिल्ली की जनता से हर घर को फ्री आरओ जल देने का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीती तो वह लोगों का पिछला हाउस टैक्स माफ कर देगी और अगला टैक्स हाफ कर देंगी। इसके अलावा गांव और 32 गज के नीचे के फ्लैट में हाउस टैक्स पूरा माफ करने का वादा किया है। देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। कारपोरेशन चुनाव है, अरे आप कारपोरेशन की बात तो करिए कि आपने दिल्ली 15 साल में आपने कारपोरेशन में क्या डेवलपमेंट की, क्या ऐसे कार्य किए हैं जो लोगों के हित के लिए हो। केजरीवाल जी, आप ये तो बताइए, आप तो सिर्फ रोना रोते हैं कि पहाड़ बन गया कूड़े का। मुद्दा दिल्ली के सुधार की बात नहीं करते, ये अपने सिर्फ यह कि मीडिया में रहने के लिए एक इशू उन्होंने पकड़ लिया, एक बीजेपी ने पकड़ लिया। जब हम सत्ता में आए थे, हमने वादा किया था कि दिल्ली के अंदर यूनिट एरिया प्रणाली चालू करेंगे, इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करेंगे। यही वजह थी कि इंस्पेक्टर राज ख़त्म हुआ और हमने उसको लागू किया। तो मेरा यही है कि जो हमने आज घोषणा ये मैनिफेस्टो दिया है, हम जो कहते हैं वो करेंगे। गांव के लिए हाउस टैक्स माफ, और जितनी भी हमने अब स्कूल है, स्कूलों की क्या दशा है, बच्चे किसके जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में? गरीब आदमी का बच्चा जाता है, एक मजदूर है उसका बच्चा जाता है, लेकिन सुविधा क्या है? कोई सुविधा नहीं। हमने जो वादा किया हम उसको पूरा निभाएंगे। विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी की समय सीमा तय नहीं कर सकते, केरल हाईकोर्ट ने खारिज की PIL। भाजपा को ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं, राजनाथ बोले पीएम पर खड़गे का बयान कांग्रेस की मानसिकता। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी, सप्ताहांत तक बढ़ेगी ठिठुरन, कल था सीजन का सबसे सर्द दिन। खत्म हुआ कोरोना का कहर, नए संक्रमित मामलों में बड़ी गिरावट, उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी घटी। दिल्ली आबकारी नीति के तहत ईडी ने कारोबारी अमित अरोड़ा को किया गिरफ्तार। बिहार कैबिनेट ने शराबबंदी से आर्थिक रूप से प्रभावित लोगों के लिए योजना को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर के दूरदराज गांवों में आजादी के बाद पहली बार पहुंच रहा है विकास और सरकारी रोजगार। गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते ने वडोदरा में फैक्ट्री पर मारा छापा, लगभग 500 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित MD दवा जब्त। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सपा पर साधा निशाना, कहा रामपुर को अराजकता का अड्डा बनाया। गुजरात विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने कहा आम आदमी पार्टी से कोई चुनौती नहीं, आप शायद अपना खाता भी न खोल पाए। राष्ट्र